नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो होगा गौड़ साम्राज्य। जैसे हमने अपनी पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था, इसमें सबसे पहले पढ़ा हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जबकि दूसरे वीडियो में पढ़ा हमने महमूद गजनवी के बारे में। ये पहला आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था और सफल आक्रमणकारी था, जबकि पहला जो तुर्की आक्रमणकारी था हिंदुस्तान पर, यानी तुर्की मुसलमान, वो आपकी महमूद गजनवी था। कहते हैं कि गजनवी 1030 ईस्वी में मर जाता है, अर्थात गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इसके कुछ समय बाद एक क्षेत्र था अफगानिस्तान में, इस अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था गजनी। अफगानिस्तान में क्षेत्र कौन सा था? गजनी। इस गजनी पर राज्य करना शुरू करता है एक वंश जिसका नाम था शंशबनी वंश। अच्छी तरह समझना दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं गौड़ साम्राज्य की आज, और गौड़ साम्राज्य किस प्रकार से था, वह कैसे था, ये देखते हैं। तो दोस्तों, गौड़ जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान में था, और अफगानिस्तान में कहां पर था? गजनी पर था। कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? गौड़ क्षेत्र था। अफगानिस्तान में क्षेत्र कौन सा था? गौड़ क्षेत्र था। और गौड़ क्षेत्र पर राज्य करने के कारण ही ये जो साम्राज्य था वो किस नाम से जाना गया था? गौड़ साम्राज्य के नाम से जाना गया था। तो ये जो गौड़ साम्राज्य में जो शासक हुआ करते थे वो किस वंश से संबंध रखा करते थे? शंशबनी वंश से संबंध रखा करते थे। इसी शंशबनी वंश का संस्थापक था अल-उद्दीन। इसी शंशबनी वंश का संस्थापक कौन था? अल-उद्दीन था। और कहते हैं कि इस अल-उद्दीन के बाद जो शासक बना था वो बना था मोहम्मद गोरी। शासक कौन बना था? मोहम्मद गोरी। यानी आज हम गौड़ साम्राज्य पढ़ेंगे। ये गौड़ साम्राज्य अफगानिस्तान के गौड़ क्षेत्र पर राज्य किया करता था, इसलिए गौड़ साम्राज्य के नाम से जाना गया। जबकि इनका वंश कौन सा था? शंशबनी वंश था। इस शंशबनी वंश का जो संस्थापक था, इस शंशबनी वंश का जो संस्थापक था वो अल-उद्दीन था। जबकि अल-उद्दीन के बाद में जो शासक बनता है वो मोहम्मद गोरी बनता है। अपन जो पढ़ेंगे वो इस मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे आज। मोहम्मद गोरी क्या, किस प्रकार से, व कैसे। अब टॉपिक डालते हैं अपन मोहम्मद गोरी के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लगभग दिल्ली पुलिस और आरआरबी के जितने भी एग्जाम है, जैसे जेई का हो या फिर एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम है, मोहम्मद गोरी से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो है मोहम्मद गोरी, तो एक है मोहम्मद गोरी। इसमें सही कौन सा है? एक बार राजस्थान में आरएस लेवल का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? इसमें ऑप्शन मोहम्मद गोरी भी था और ऑप्शन मोहम्मद गोरी भी था। उस समय जो आरपीएससी के द्वारा, जो राजस्थान में एग्जाम करवाता है आरपीएससी, उसने जो सही आंसर माना था मोहम्मद गोरी को माना था। और वैसे यूपीएससी जो मानती है वो मोहम्मद गोरी
अब दोनों चीजें याद करके रखना, जो राजस्थान वाले होंगे वो मोहम्मद गोरी को याद करेंगे, और जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी से संबंध रखते हैं, वो इस मोहम्मद गोरी को याद करेंगे। तो दोस्तों वो तो ये तो एक छोटी सी नॉलेज थी जो अब तक बताई गई थी। अब अपन टॉपिक डालते हैं अपना मोहम्मद गोरी। अच्छा, आपसे पूछे कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था, तो आप क्या जवाब दोगे? शंशमनी वंश का था। कहते हैं कि 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में इसने गजनवियों को पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया? गजनी पर अधिकार कर लिया। और गजनी कहां पर आता है? अफगानिस्तान में आता है। गजनी कहां पर आता है? अफगानिस्तान में। यानी जो महमूद गजनवी के वंशज राज्य किया करते थे गजनी पर, महमूद गजनवी के वंशज जो राज्य किया करते थे गजनी पर, उन गजनवियों को पराजित करके इस मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में किस पर अधिकार कर लिया? गजनी पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि इसका एक भाई था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी का एक भाई था जिसका क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने डिसाइड किया, क्या किया? इसने डिसाइड किया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने तो डिसाइड किया कि यह जाएगा पश्चिम दिशा की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, जबकि मोहम्मद गोरी ने डिसाइड किया कि यह पूर्व दिशा की ओर जाएगा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। अर्थात पूर्व दिशा में क्या था? अपना हिंदुस्तान। आया था भाई मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए, इसीलिए आया था। क्योंकि जब 1173 ईस्वी में इस मोहम्मद गोरी ने, बोले तो मोहम्मद गोरी ने जब गजनी पर अधिकार कर लिया, तब इन दोनों भाइयों के विचार में, इन दोनों भाइयों के मन में विचार आया कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए इस मोहम्मद गोरी के भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने तो पूर्व पश्चिम की दिशा चुनी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जबकि इस मोहम्मद गोरी ने जो दिशा चुनी वो पूर्व दिशा चुनी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अर्थात मोहम्मद गोरी कहां पर अटैक करेगा? भारत पर आक्रमण करेगा। दोस्तों एक बात है, बात यह है कि गजनवी हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। किया था ना भाई गजनवी ने 17 बार आक्रमण। गजनवी हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा केवल धन प्राप्ति के लिए, यानी गजनवी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो केवल और केवल धन प्राप्त करना था। लेकिन इस गोरी का उद्देश्य होगा इस भारत पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित करना, यानी इस भारत को इस भारत को इस गजनी के अधिकार क्षेत्र में लेना। यह गोरी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। गोरी धन तो वो भी लूटना चाहता था गोरी, लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था गोरी का इस हिंदुस्तान पर सत्ता स्थापित करना, जबकि गजनवी का उद्देश्य था इस हिंदुस्तान की धन संपदा को लूटना। अब बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी इस हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए गजनी से रवाना होता है, और गजनी से रवाना होते ही इसने जो सबसे पहला क्षेत्र जीता, इसने सबसे पहला क्षेत्र कौन सा जीता? मुल्तान। कहते हैं कि गजनी से रवाना होता है हिंदुस्तान पर फतेह करने के लिए, हिंदुस्तान जीतने के लिए, और इस क्रम में, हिंदुस्तान जीतने के क्रम में इसने जो सबसे पहले जिस क्षेत्र को जीता उस क्षेत्र का नाम क्या था? मुल्तान। मुल्तान में मुसलमान रहते थे, कौन से? करमेती मुसलमान।
मुल्तान में किस प्रकार के मुसलमान थे? करमेती मुसलमान रहते थे। कहते हैं कि इन करमेती मुसलमानों को पराजित किया जाता है किसके द्वारा? गोरी के द्वारा। और गोरी अधिकार कर लेगा किसके ऊपर? मुल्तान के ऊपर। इसके बाद गोरी आगे बढ़ता है और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। इसके बाद गोरी आगे बढ़ता है और गुजरात के रास्ते भारत प्रवेश करने की कोशिश करता है। अब मैं कोशिश शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ये पहली बार भारत में एंट्री मार रहा था गुजरात के रास्ते, तब ये असफल हो गया था। कैसे हुआ था कि जिस समय इसने गुजरात पर आक्रमण किया, किसने? गोरी ने। जिस समय गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात पर जिस वंश का राज्य था वो वंश कौन सा था? चालुक्य वंश। वंश कौन सा था? चालुक्य वंश। और इस चालुक्य वंश का राजा था भीम सेकंड। चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीम सेकंड। और इस भीम सेकंड की संरक्षिका कौन थी? इसकी मां, जिसका नाम था नाइक देवी। समझना दोस्तों कि जब गोरी ने मुल्तान जीत लिया, इसके बाद गोरी आगे बढ़ता है और गोरी ने आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता चुना वह रास्ता गुजरात का था, अर्थात गुजरात के रास्ते इसे संपूर्ण उत्तर भारत को जीतना। गोरी सबसे पहले उत्तर भारत को जीतना चाहता। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि गोरी उत्तर भारत को जीतना चाहता? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? मैं आपको एक छोटे से मैप के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों, ये आपका अफगानिस्तान, यहां था आपका पाकिस्तान, ये आपका गुजरात था। उसके बाद यहां पंजाब आता है, ये आपका राजस्थान है, इधर ये आपका मालवा है। दोस्तों, बात क्या थी? इस संपूर्ण उत्तर भारत पर, यह उत्तर भारत है आपका, इस उत्तर भारत पर केवल एक ही जाति राज्य किया करती थी। वंश अलग अलग थे सबके, जैसे राजस्थान में अलग वंश का राज्य था, गुजराती में अलग वंश का राज्य था, लेकिन ये जाति एक ही थी। और वो जाति कौन सी थी? राजपूत जाति। जाति कौन सी थी? राजपूत जाति। तो ये उत्तर भारत इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली हाथों में था कि इन्हें पराजित करना लगभग नामुमकिन था। इस उत्तर भारत की जो सत्ता थी एक बहुत ज्यादा मजबूत हाथों में थी, और इन मजबूत हाथों को तोड़ना एक बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर थी। टेढ़ी खीर इस वजह से थी क्योंकि ये आपस में संबंध बनाए हुए थे, और इन्हीं संबंधों को तोड़ना इस गोरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। किस प्रकार से ये संबंधों को तोड़ता है, आइए देखते हैं। कि जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात पर जिस वंश का राज्य था वो वंश कौन सा था? चालुक्य वंश। कहते हैं कि इसने 1178 ईस्वी में, गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक तो भीम सेकंड था। भीम सेकंड एक अल्पायु का व्यक्ति था, यानी एक बच्चा था छोटा। इसलिए इस भीम सेकंड की जो संरक्षिका थी, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा, भल्लाल देव और फिर जो मां थी उसकी संरक्षिका थी, उसी प्रकार से था दोस्तों राजमाता शिवगामिनी देवी थी ना दोस्तों, कि भल्लाल देव राजा था लेकिन उसकी जो संरक्षिका थी उसकी मां थी। उसी प्रकार से ये था कि भीम सेकंड और इसकी संरक्षिका कौन? नाइक देवी। और इस नाइक देवी के नेतृत्व में इस गुजरात की सेना ने इस गोरी को बहुत भयंकर तरीके से पराजित किया। कहते हैं कि गोरी इतना भयंकर पराजित हुआ और बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। गोरी घायल होता है और घायल होने के बाद दोबारा अपने देश कहां लौट जाता है? गजनी लौट जाता है।
मुल्तान जीत लिया लेकिन गुजरात नहीं जीत पाया, तो अब हिंदुस्तान जीतेगा क्या? जब गुजरात नहीं जीत पाया तो हिंदुस्तान कहां से जीतेगा? इसलिए दोबारा अपने देश कहां लौटे जाता है? गजनी लौटे जाता है। इस प्रकार के बहादुर थे राजपूत कि एक लेडीज के नेतृत्व में सेना लड़ रही है, तो वो सेना, वो शासक, और यहाँ ये उत्तर भारत कितना शक्तिशाली होगा। क्या गौरी इन क्षेत्रों को जीतेगा? अगर जीतेगा तो कैसे जीतेगा, आइए देखते हैं आगे। तो कहते हैं कि जब गुजरात नहीं जीत पाया गौरी, तो अपने देश लौट जाता है। और अपने देश कहां लौटे जाता है? गजनी लौटे जाता है। लेकिन गौरी भी मन में ठाना हुआ था, अर्थात गौरी ने भी प्रतिज्ञा की हुई थी, सौगंध खाई हुई थी कि मुझे इस हिंदुस्तान को फतेह करना है, इस हिंदुस्तान पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करनी है, इस हिंदुस्तान को गजनी में मिलाना है। इसलिए दोस्तों ये मोहम्मद गौरी दोबारा तैयार हो गया आक्रमण के लिए। पहले रास्ता गुजरात का चुना था, इस बार गुजरात का रास्ता नहीं चुनेगा। इस बार ये आक्रमण करेगा सबसे पहले किसके ऊपर? पंजाब पर। कहते हैं कि गजनी से रवाना होता है और इस बार पंजाब के रास्ते ही भारत में एंट्री मारेगा। और कहते हैं कि अब पंजाब पर राज्य किया करते थे गजनवी के वंशज, गजनवी, ठीक है, वही महमूद गजनवी के वंशज। तो कहते हैं कि इसने गजनवियों को पराजित किया और अधिकार कर लिया किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर। कि जब गुजरात नहीं जीत पाया, गुजरात से पराजित हो गया, उसके बाद दोबारा अपने देश गजनी लौट गया, लेकिन पुनः आक्रमण करता है पंजाब पर 1179 ईस्वी में। पुनः इसने पंजाब पर आक्रमण किया 1179 ईस्वी में, और पंजाब पर गजनवियों का राज्य था। गौरी ने गजनवियों को पराजित किया और अधिकार कर लिया किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद कहते हैं कि इसने 1182 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया, देवल जीत लिया। 1185 ईस्वी में शालकोट, ये भी पंजाब में आता है, इस शालकोट को भी जीत लिया। और इसके बाद 1186 इसने क्षेत्र कौन सा जीत लिया? लाहौर का जीत लिया। और लगभग 1188 इसने क्षेत्र कौन सा जीत लिया? तबर हिंद, बोले तो बठिंडा, जिसको आप वर्तमान में कहते हो। दोबारा देखो दोस्तों कि गुजरात हारने के बाद अपने देश गजनी लौटा, बड़ी तैयारी के साथ आता है, पंजाब जीतता है। पंजाब पर आक्रमण किया 1179 में। पंजाब के गजनवी, यानी पंजाब पर गजनवियों का राज्य था, इन गजनवियों को पराजित करता है और पंजाब पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इसके बाद इसने 1182 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया और देवल, जो कि गुजरात में था, इस देवल को जीत लिया। इसके बाद 1185 ईस्वी में इसने शालकोट पर आक्रमण किया और शालकोट भी जीत लिया। इसके बाद 1186 इसने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर भी जीत लिया। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 1188 जब इसने आक्रमण किया तबर हिंद, जिसको आप क्या बोलते हो वर्तमान में? बठिंडा। इस तबर हिंद, बोले तो बठिंडा पर अधिकार करना ही तराइन के पहले युद्ध का कारण माना जाता है। कि इस गौरी ने तबर हिंद, बोले तो बठिंडा पर अधिकार कर लिया। इस गौरी ने तबर हिंद, बोले तो बठिंडा पर अधिकार कर लिया। और इस तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार करना ही तराइन के पहले युद्ध का कारण माना जाता है। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो किस किसके मध्य में हुआ था, वो अपन देखते हैं कि तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। समझना दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे यूपीएससी के एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि तराइन के पहले युद्ध का कारण, तो इसका सीधा सा कारण होगा कि गौरी ने तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लिया। और
और ये जो क्षेत्र था तवरहिंद बठिंडा का, ये क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि राजा था कहां का, अजमेर का। और अजमेर में कौन सा वंश था, चौहान वंश। ये भी राजपूत ही थे। इस पृथ्वीराज चौहान का राज्य था इस तवरहिंद पर, यानी इस चौहान के क्षेत्र में आता था, इस चौहान की सीमा के अंतर्गत आता था ये तवरहिंद बठिंडा। तो चौहान नाराज हो गया कि इस गौरी ने इस तवरहिंद को अपने अधिकार में ले लिया, इसलिए इस पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था किसके साथ, गौरी के साथ। और युद्ध कौन सा लड़ा था, तराइन का युद्ध लड़ा था। कहते हैं कि तराइन का जो मैदान आता है वो कहां पर आता है, हरियाणा में आता है। तराइन का मैदान कहां पर आता है, हरियाणा में आता है। दोस्तों, इतिहास की जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है वो सारी हरियाणा में लड़ी गई है। इतिहास की जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है सारी हरियाणा में लड़ी गई है। इसलिए तो हरियाणा में आजकल बहुत शक्तिशाली कुश्तीबाज होते हैं। इतने मजबूत पहलवान आपको देखने को मिलेंगे तो हरियाणा में ही देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको प्रमुख युद्ध बताता हूँ, जैसे हरियाणा में कौन कौन से लड़े गए। सबसे महत्वपूर्ण, संपूर्ण विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाभारत लड़ी गई थी भाई। महाभारत हरियाणा में ही लड़ी गई थी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो हरियाणा में ही लड़ा गया था। उसके बाद तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध हरियाणा में। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था, पहला दूसरा तीसरा, वो भी कहां पर, आपके हरियाणा में ही लड़ा गया था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो अमूमन हरियाणा में ही लड़े गए थे। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी, जिसका कारण था तवरहिंद बोले तो बठिंडा पर अधिकार करना। और अधिकार किसने किया था, गौरी ने। और ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के अंतर्गत आता था। ये जो पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का शासक था और किस वंश से संबंध रखता, चौहान वंश से संबंध रखता था। कहते हैं कि ये अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी व सबसे शक्तिशाली शासक था। अजमेर के चौहानों का सबसे प्रतापी व सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक था तो ये किसे माना गया है, इस पृथ्वीराज चौहान को माना गया है। कहते हैं कि तराइन के मैदान में आकर खड़ा हो गया, एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ कौन, पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं कि इस युद्ध में जो चौहान का सेनापति था वो था गोविंदराज, इसको खांडेराव के नाम से भी जाना जाता है। ये चौहान का सेनापति था। तराइन के पहले युद्ध में जो चौहान का सेनापति था वो कौन था, गोविंदराज या खांडेराव था। और ये वही गोविंदराज है जो तराइन के पहले युद्ध में इस गौरी को घायल करेगा और गौरी के 2 दांत तोड़ देगा आगे के। कि तराइन का पहला युद्ध शुरू होता है 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य में लड़ा गया। तराइन का जो मैदान है वो हरियाणा में आता है। और इस युद्ध में जो इस चौहान का सेनापति था, उस चौहान के सेनापति का क्या नाम था, गोविंदराज, जिसका कई किताबें नाम क्या बताती है, खांडेराव नाम भी बताती है। ये खांडेराव है, खांडेराव। कहते हैं कि इस गोविंदराज या खांडेराव ने इस गौरी को बहुत बुरी तरह से घायल किया था। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कि गौरी के सेनापति कौन थे तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें पहले का नाम आएगा ऐबक और दूसरे का नाम आएगा नसीरुद्दीन महमूद और तीसरे का नाम आएगा नसीरुद्दीन कुबाचा। वैसे कुछ जरूरी नहीं है याद करना, आप इसका नाम याद करना। आप इनको छोड़ो, ऐबक के इस गौरी के सेनापतियों को छोड़ो, आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना सा याद रखो कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था गोविंदराज या खांडेराव
जिसने गौरी को घायल किया। कहते हैं कि गौरी घायल होता है और घायल होने के बाद गौरी दोबारा अपने देश कहां लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। ये इस चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। ये इसे पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी कि इसने भागते हुए इस गौरी का पीछा नहीं किया। जब गौरी मैदान छोड़कर भाग रहा था तो इसने भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया। अब या तो ऐसे मान लो कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करते, या फिर ऐसे मान लो कि शायद पृथ्वीराज एक बहुत शक्तिशाली शासक था और इसको खुद पर विश्वास था कि अगर गौरी दोबारा आक्रमण के लिए आया तो वह दोबारा भी इस गौरी को पराजित कर देगा। इसलिए शायद इस पृथ्वीराज ने इस भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया। वैसे कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये मूर्खता थी इस पृथ्वीराज चौहान की, किसने भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया। अगर ये गौरी का पीछा करता, गौरी को मार देता, तो शायद हिंदुस्तान में मुसलमानों की सत्ता स्थापित होती। चलो जो भी है, जैसा भी है, हमें इतिहास से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें जैसा इतिहास में पढ़ाया गया है, जैसा हमने पढ़ा है, वैसा हम आपको पढ़ाएंगे। कहते हैं कि गजनी लौट जाता है और दोबारा एक विशाल सेना तैयार करता है। कौन? गौरी। आक्रमण करने के लिए किस पर? हिंदुस्तान पर, बोले तो भारत पर। और 1192 ईस्वी में उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां इसने 1191 में पराजय हासिल करी थी। बोले तो मैदान कौन सा? तराइन का। और अब युद्ध कौन सा लड़ेगा तराइन का? दूसरा युद्ध लड़ेगा। यानी तराइन के पहले युद्ध में पराजित हो गया, गजनी लौट गया, लेकिन एक विशाल सेना तैयार करता है और 1192 ईस्वी में दोबारा उसी मैदान में आकर खड़ा हो गया जहां इसने पहली बार यानी 1191 में पराजय हासिल करी थी। इस बार ये थोड़ी चालाकी करता है इन राजपूतों को बहकाने के लिए, इन राजपूतों में मन मुटाव पैदा करने के लिए। चालाकी क्या करी? मैदान में तो आकर खड़ा हो गया 1192 में ये गौरी, लेकिन इसने संदेश भिजवाया इस चौहान के पास। गौरी ने संदेश भिजवाया चौहान के पास और चौहान को लिखा संदेश में कि चौहान, मैं तेरे साथ कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता। चौहान से कह रहा है गौरी कि चौहान, मैं तेरे साथ कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता। मैं पूर्व काल में यानी पहले के युद्ध में राजपूतों की शक्ति देख चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ संधि करने के लिए यहाँ इस मैदान पर आया हूं। इसलिए मुझे चौहान तेरे से सिर्फ क्या करनी है? संधि करनी है। मुझे तेरे से कोई युद्ध नहीं लड़ना है। कहते हैं कि इस गौरी ने जो संधि प्रस्ताव भेजा था, इस गौरी ने जो संधि प्रस्ताव भेजा था वो किसके साथ भेजा था? वो भेजा था इमाम उल मुल्क के साथ में भेजा था कि गौरी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन ये छल था गौरी का। गौरी वास्तव में युद्ध चाहता था, लेकिन ये राजपूतों को बहकाना चाहता था। इसलिए इस गौरी ने अपने एक विश्वास पात्र सेनापति इमाम उल मुल्क के साथ संधि प्रस्ताव भेजा इस चौहान के पास। चौहान भी बड़ा खुश हुआ कि गौरी युद्ध नहीं करना चाहता और मैं इसके साथ संधि कर लेता हूं। इसलिए एक छोटी सी सेना लेकर ये तराइन के मैदान में पहुंच गया। कौन? आपका ये पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि संधि तो करनी थी इसको भी। भाई संधि का प्रस्ताव जब गौरी भिजवा रहा है तो इसने भी सोचा कि भाई गौरी जब संधि करना चाहता है तो मैं क्यों बेवजह युद्ध करूं, मैं भी संधि कर लेता हूं। इसलिए ये भी संधि करने के लिए तैयार हो गया और तराइन के मैदान में पहुंच गया। कहते हैं कि इस संधि की खुशी में रात भर राजपूतों के द्वारा पार्टी की जाती है, डीजे वीजे लगाया जाता है, डांस वगैरह किया जाता है, तरह तरह के पैक बनाए जाते हैं आराम से। और
आराम से जश्न मनाया जाता है। लेकिन सुबह के समय, जिस दिन संधि प्रस्ताव होना था, उस समय अर्ली इन द मॉर्निंग, जब राजपूतों की जो सेना थी अपने नित्य कर्म कर रही थी, यानी शौच वगैरह इत्यादि अपने नित्य कर्म कर रही थी, उसी समय इस बिखरी सेना पर, जो राजपूतों की बिखरी हुई सेना थी, इस बिखरी सेना पर इस गोरी की सेना ने क्या कर दिया, अचानक से आक्रमण कर दिया। धोखा दिया ना भाई गोरी ने। और मैंने आपको क्या बताया था, संपूर्ण उत्तर भारत पर राजपूतों का अधिकार था। इन राजपूतों को अगर जीता जा सकता था तो केवल विश्वासघात करके, वरना राजपूत इतनी शक्तिशाली जाति थी कि शायद ही इनसे जीता जा सकता हो। इसलिए यहां देख लो, गोरी ने विश्वासघात किया और अब गोरी इस बिखरी हुई सेना के ऊपर आक्रमण करेगा। एकाएक हुए हमले में ये पृथ्वीराज चौहान भी घबरा गया और इसकी सेना भी घबरा गई, चौहान की सेना भी। और कहते हैं कि चौहान मैदान छोड़कर भागने लगा। भाई भागना इसकी मजबूरी थी, चौहान की मजबूरी क्या थी? एक तो छोटी सी सेना थी और अचानक से हमला हुआ था। अचानक से हमला तो कोई भी आपके ऊपर करे तो आप भी अचानक से डर ही जाओगे, या तो भागोगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वैसा ही इसे चौहान ने किया। कहते हैं कि चौहान मैदान छोड़कर भागने लगा, परंतु जो गलती से चौहान ने करी थी वो गलती ये गोरी नहीं करता। गोरी इस भागते हुए चौहान को पकड़ लेता है। कहते हैं कि गोरी इस भागते हुए चौहान को पकड़ लेता है और सिरसा हरियाणा में मौत के घाट उतार देता है। ठीक है दोस्तों, कि चौहान मैदान छोड़कर भागने लगा। जब गोरी ने देखा कि चौहान मैदान छोड़कर भाग रहा है, तो जो गलती चौहान ने करी वो गलती गोरी नहीं करेगा, वैसे भागते हुए गोरी का पीछा करेगा। कहते हैं कि जब चौहान भाग रहा था तो गोरी ने इसे सिरसा हरियाणा में पकड़ लिया और इसे मौत के घाट उतार दिया। अब जितनी भी गाइडें पढ़ोगे, अमूमन जो इतिहासकार है, यानी जो अपने यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के शोध अध्ययन करते हैं और अनेक प्रकार की जो एनसीईआरटी की जो बुकें आती हैं, उसमें सब में यही बताया गया है कि इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, सिरसा हरियाणा में। यानी गोरी ने इसको कहां पर मारा था, सिरसा हरियाणा में मारा था। लेकिन मैं आपको 3 स्थान बताता हूं इस चौहान की मृत्यु के, यानी चौहान 3 स्थानों पर मारा गया था। अब ऐसा कौन सा इतिहासकार कहता है वो जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, ऐसा कौन कहता है कि इसको सिरसा हरियाणा में मारा गया? अमूमन जितने भी इतिहासकार हैं वो सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि चौहान को सिरसा हरियाणा में मारा गया। आपको सिर्फ एक इतिहासकार का नाम याद रखना है, जिसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। कहते हैं कि मिन्हाज उस सिराज, जिसने पुस्तक लिखी कौन सी, तबकात-ए-नासिरी। जिसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, तबकात-ए-नासिरी लिखी। मिन्हाज उस सिराज तबकात-ए-नासिरी में कहता है कि अगर इस चौहान को मारा गया तो वो कहां मारा गया था, सिरसा हरियाणा में। अर्थात चौहान की अगर हत्या की गई तो चौहान की हत्या कहां पर की जाती है, सिरसा हरियाणा में की जाती है। एक इतिहासकार हुआ हसन निजामी। एक इतिहासकार हुआ हसन निजामी, इसकी पुस्तक का नाम था ताज-उल-नासिर। ताज-उल-नासिर। एक इतिहासकार हुआ हसन निजामी और इसने पुस्तक कौन सी लिखी, ताज-उल-नासिर। और इस ताज-उल-नासिर के अनुसार बोले तो हसन निजामी के अनुसार इस चौहान की मृत्यु कहां होना बताई गई है, अजमेर में होना बताई गई है। मृत्यु कहां होना बताई गई है,
अजमेर में होना बताई गई है। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक इतिहासकार हुआ जो कि इसी के दरबार में रहता था, चौहान के दरबार में, जिसका नाम था चंद्रवरदाई, जिसको पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पृथ्वी भट्ट भी था। चंद्रवरदाई, इसने किताब कौन से लिखी थी? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। और पृथ्वीराज रासो बोले तो चंद्रवरदाई के अनुसार इसे चौहान की अगर हत्या की जाती है तो वो कहां की जाती है? गजनी ले जाकर गोली करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इस चंद्रवरदाई को लेकर। कहानी किस प्रकार से है कि चंद्रवरदाई अपनी पुस्तक इस पृथ्वीराज रासो में क्या कहता है, इस बात को सुनिए। चंद्रवरदाई कहता है कि इस गोरी ने इसे चौहान को बंदी बनाया और अपने साथ पकड़कर गजनी ले गया। गजनी ले जाकर इस गोरी ने इस चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी, यानी आंखों से क्या कर दिया? अंधा कर दिया। कहते हैं कि जब इस बात का पता इसे चंद्रवरदाई को लगा कि गोरी चौहान को कैद करके गजनी ले गया है तथा वहां इसकी दोनों आंखें फुड़वा दी है, ये बात किसे पता लगी? चंद्रवरदाई को। तो चंद्रवरदाई बहुत ज्यादा नाराज हुआ। इसकी नाराजगी का कारण कहते हैं कि बहुत घनिष्ठ मित्र थे चंद्रवरदाई व चौहान। एक थाल जन्म एक थाल मरण, दोनों एक साथ ही पैदा हुए, दोनों एक साथ ही मर गए, ऐसे थे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान। कहते थे एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ सब कुछ एक साथ, यानी इतने घनिष्ठ, इतने पक्के मित्र थे ये, जयवीरू की तरह। ठीक है, जैसे जयवीरू थे ना भाई, वैसे ये थे चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज चौहान। तो जब चंद्रवरदाई को इस बात का पता लगा कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त गजनी है, वहां उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ये साधु का वेश बनाता है आपका चंद्रवरदाई और पहुंच जाता है गजनी अपने मित्र को बचाने के लिए। गजनी पहुंचा और गोरी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहता है कि महाराज, आप अजमेर के जिस शासक को बंदी बनाकर लाए हैं वो एक बहुत अच्छा धनुर्धर है, यानी धनुष्यबाण चलाने वाला, तीर चलाने वाला। गोरी ने पूछा भाई ऐसे इसमें क्या बात है? तो तब इस चंद्रवरदाई ने कहा कि महाराज वो बिना देखे भी तीर चला सकता है, यानी धनुष चला सकता है। अर्थात आपने उसकी आंखें फुड़वा दी, फिर भी वो धनुष चला सकता है और निशाना जो लगेगा वो बिल्कुल सटीक सही दिशा में जाकर लगेगा जहां आप चाहते हो। कहते हैं कि इस विश्व में केवल दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। इसमें पहला था राजा दशरथ, भगवान राम के पिता। अब वो काल्पनिक है, ये कैसा है ये किसी को नहीं पता। मैंने आपसे कहा कि हमें इतिहास से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा हम आपको पढ़ाएंगे। इस पूरे विश्व में दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। इसमें पहले का नाम था राजा दशरथ और दूसरे का नाम था आपका पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रवरदाई ने कहा गोरी से कि महाराज, यह अजमेर का शासक शब्द भेदी बाण चला सकता है, आप इसे दरबार में लाइए और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए कहिए। कहते हैं कि गोरी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी परीक्षा लेने के लिए इस गोरी ने चौहान को दरबार में बुला लिया। जिस जगह चौहान खड़ा हुआ था उसी के बगल में जाकर ये चंद्रवरदाई खड़ा हो गया। कहते हैं कि हाथ में धनुष बाण दिए जाते हैं। इनकी पोजीशन इस प्रकार थी कि अगर यहाँ पर गोरी बैठा हुआ है, यहाँ इस स्थान पर गोरी बैठा हुआ है, एक ऊंचाई पर बैठा हुआ था गोरी एक निश्चित ऊंचाई पर बैठा हुआ था, तो इस ऊंचाई पर अगर गोरी बैठा हुआ है तो थोड़ी दूर पर नीचे की तरफ ये चौहान खड़ा हुआ था और उसी के बगल में खड़ा हुआ था आपका चंद्रवरदाई। तो जैसे ही धनुष हाथ में लिया तब इस चंद्रवरदाई ने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला
कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है और मत चुके चौहान। इस बात से अंदाजा लगा लिया इस चौहान ने कि इतनी दूरी पर गोरी बैठा हुआ है और मुझे वहां इस तीर को चलाना है। कहते हैं कि जैसे ये वाक्य खत्म होता है धनुष चलाया जाता है और ये जो तीर जाकर लगा सीधा इस गोरी के गले पर जाकर लगा और गोरी की वहीं मृत्यु हो जाती है। ऐसा कौन कहता है? चंद्रवरदायी। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। बाकी इतिहासकार केवल एक यही है चंद्रवरदायी जो इस बात का समर्थन करता है कि गोरी की जो हत्या की गई थी वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गजनी में की गई थी और जब गोरी की हत्या कर दी जाती है इस चौहान के द्वारा, उसके बाद ये चंद्रवरदायी पहले इस चौहान को मारता है कटार से गला रेतकर, यानी गले में कटार लगाकर, और उसके बाद ये चंद्रवरदायी स्वयं भी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तभी तो कहते हैं कि एक था जन्म एक था मरण, यानी एक साथ पैदा हो गए एक साथ ही मर गए। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही बात याद रखनी है। मैंने आपको तीनों बातें बता दी। अब क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि चौहान की मृत्यु कहां पर हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में ना तो अजमेर आएगा ना गजनी आएगा, ऑप्शन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? सिरसा हरियाणा मिलेगा। और क्वेश्चन ये पूछे कि मिन्हाज उस सिराज के अनुसार चौहान की हत्या कहां की गई? सिरसा हरियाणा में। हसन निजामी के अनुसार चौहान की हत्या कहां की जाती है? अजमेर में। जबकि चंद्रवरदायी के अनुसार इस चौहान की हत्या कहां की जाती है? गजनी में की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो इस मोहम्मद गोरी के ऊपर। इसके 2-4 बातें हैं जो हम आपको कल पढ़ाएंगे और कल दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई जाएगी जो आपके यूपीपीएससी एग्जाम यानी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उस तक के लिए भी सफिशिएंट होगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।